प्रणाम, जय सिया राम। धर्म संस्कृति के विशाल मंच पर आप सभी का मेरे कार्यक्रम साक्षात्कार में स्वागत है। मैं करतार सिंह बघेल और मेरे साथ में आज मौजूद हैं आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी, उद्योगपति और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बेबाक राय रखने वाले पूरन डाबर साहब। हम आपसे चर्चा करेंगे जो जल स्तर है उसको लेकर और जल का संरक्षण कैसे किया जाए उसको लेकर। सर, आपका स्वागत है साक्षात्कार में। धर्म संस्कृति के श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा अभिवादन, अभिनंदन। सर्वप्रथम सर, आपसे सवाल मेरा ये है कि आज चिंता का विषय है, जो भूजल स्तर है काफ़ी गिरता जा रहा है। भविष्य के लिहाज से कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जल जीवन है। क्षितिजल पावक पवन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। ये 5 तत्वों से जो शरीर बना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वायु के बाद में जल है, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल के प्रति अगर चिंता नहीं होगी, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अपने भविष्य को कहीं ना कहीं हम कुछ खोने जा रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ियां जो हैं हमारी, हमको कोसने वाली हैं। इसलिए जल के संरक्षण पर, जल की एक बूंद अमृत के समान है। हमें कहीं ना कहीं जल संरक्षण पर पूरा ध्यान देना होगा। विशेष तौर पर जो मानसून का समय है उस पर जल संरक्षण कैसे हो। रोज़ का जो जल हम लोग घरों में जो प्रयोग करते हैं उनको कैसे द्वारा शोधित किया जाए, कितना कम से कम जल का प्रयोग करें, और ये मान कर के कि जल एक मुफ्त की वस्तु नहीं है और उसका सब पर समान अधिकार है। हर व्यक्ति का समान अधिकार है, और एक व्यक्ति को जिनको संसाधन ईश्वर ने अधिक दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो जीवन के जो संसाधन हैं उनका दोहन करने का उसको लाइसेंस मिला है। किसी तरह से उसके पास दोहन का लाइसेंस नहीं है। उनको ये मान करके चलना चाहिए इसका जल पर, भूमि पर, क्षितिज पर, वायु पर सबका समान अधिकार है, और उसको अपनी ज़रूरत और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उसका उपयोग करना चाहिए। सर, मैं अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जल स्तर की अगर बात करें तो भारत में इसका इतिहास किस तरह का रहा है, और जो इसके संसाधन हैं वो किस तरह के, जो साधन रहे हैं जलापूर्ति के, वो किस तरह के रहे हैं, अगर इतिहास की बात? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारत से संपन्न, जल संपदा से संपन्न कोई और देश है। हिमालय की सबसे बड़ी एक पर्वत रेंज, एक पूरा आइसबर्ग हमारे पास है। बहुत कम देश हैं कि जिनके पास इतने संसाधन मौजूद हैं। 200 से ऊपर नदियां हैं। उत्तर की बात करें तो सिंधु नदी से लेकर के गंगा और यमुना, उत्तर पूर्व की बात करें तो हमारे पास ब्रह्मपुत्र, मध्य की बात करें तो नर्मदा, कावेरी, ऐसी अनेक नदियां हमारे पास हैं जिनमें हमारे पास पर्याप्त जल है। लेकिन उस जल को प्रबंधन में कहीं ना कहीं हम लगातार पिछड़ रहे हैं, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या जनता के स्तर पर। दोनों का ही में कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही हमने दिखाई है, और आज हमको ये सोचना पड़ रहा है कि जल संरक्षण के अब क्या उपाय अपनाए जाएं। जबकि जहाँ तक भूजल की का प्रश्न है, ये शुरू से ही हमारी जो व्यवस्था थी कुओं के माध्यम से थी, बेड़ियों के माध्यम से थी, और उससे जो बेड़ियाँ जो बनी हुई थी, जो तालाब बने हुए थे, उससे जल संचरण भी होता रहता था। भूगर्भ का जो जल है उसका स्तर भी हमेशा एक सा बना रहता था। आज वो ना होकर के हमने उनका बहुत सारे स्थानों पर दोहन शुरू किया है। समरसीबिल लगाने लगे हैं,
बड़ी मोटर्स लगाने लगे हैं, बड़ी मोटर लगा करके खींचने लगे हैं, तो जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जो हमको पहले 50, 40 या 60 फुट पर मिल जाया करता था, वो तो कई ऐसे एरिया हैं 100 फुट, 200 फुट और 300 फुट नीचे तक जल स्तर चला गया है। और उससे खेती में भी बड़ी समस्या हो रही है। वो पैदावार जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। जो पेड़ जिनका जीवन जल ही है और जल का एक स्रोत भी है, पेड़ों के बिना हम वर्षा की भी कल्पना नहीं करते, वो भी पूरी तरह से बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक सवाल सर मेरा आपसे ये भी है कि अगर स्टेट वाइज अगर जाएं तो कौन सी ऐसी स्टेट मानते हैं कि आज जल की समस्या से भारत में जूझ रही है, समस्याएं और विकराल होती जा रही हैं, अन्य स्टेटों को वहाँ से सबक लेने की ज़रूरत है, अब संभले तो शायद भविष्य संभलेगा। मैंने पूरा स्टडी नहीं किया कि कौन से स्टेट, मुझे जहाँ तक मालूम है कि तमिलनाडु बहुत गंभीर स्थिति में है, आंध्रा बहुत गंभीर स्थिति में है, उत्तर प्रदेश फिर भी कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में है, क्योंकि हमारे पास जीवनदायिनी गंगा हमारे पास मौजूद है, यमुना मौजूद है, उसकी वजह से। लेकिन कमोबेश पूरा देश में जल स्तर बुरी तरह प्रभावित हुआ है और ऑन एंड एवरेज 200 फुट से नीचे चला गया है, जो एक वास्तव में जो स्थिति जिसको कह सकते हैं एक गंभीर स्थिति जो बन चुकी है, उससे कहीं ना कहीं सभी को उसके लिए सजीव होना पड़ेगा। सभी को ये सोचना होगा कि जल के प्रयोग को, उसका उचित न्यायोचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है, और वो एक समानता का सिद्धांत, क्योंकि जीवन के जो आवश्यक 5 तत्व हैं उन पर स्पष्ट रूप से उनको मानना पड़ेगा। उन पर अधिकार सबका समान है। किसी को अपने पैसे के या अपने पास उसके पास संसाधन अधिक हैं तो उन संसाधन पर वो दूसरे के हिस्से को नहीं ले सकता। बाकी चीज़ें, आवश्यक वस्तुएं वो खरीद सकता है, अपनी लग्जरीज को खरीद सकता है। ये जल लग्जरी नहीं है, जल एक जीवन की आवश्यकता है, जीवन दायिनी है। और पूरी 130 करोड़ भारत की जनता ही नहीं, पूरे विश्व की जो 700 करोड़ जनता है, उसको ध्यान में रख करके चलना हो। भारत की पर्टिकुलर बात करें तो सर जो जनसंख्या एक तरह से बढ़ी है, जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो कारण एक ये भी है कि जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से भी भूमिगत जल में कमी आई है, उसका स्तर गिरा। लेकिन देखिए, ये तो स्वाभाविक है। जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ेगी तो धरती पर बोझ बढ़ेगा, तो धरती के संसाधन कम होंगे, तो जो दूसरा तत्व भूमि है उसकी भी कमी होगी और पानी की तो कमी होनी ही होनी है। जो जल इतनी ही ज़मीन पर जिसकी उपलब्धता हमारे पास पहले ये इतनी ही उपलब्धता थी, लेकिन जब आबादी 30, 40 और 50 करोड़ हुआ करती थी और 2.5 गुनी हो गई और संसाधन बढ़े नहीं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको ये अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करना ही होगा। जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। अगला सवाल सर ये है मेरा कि केंद्रीय जल बोर्ड और राज्य सरकार के जो संगठन हैं उनको किस तरीके से मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि योजनाएं हम लागू करते हैं, TTSP और समर लगाने की, जो पॉलिटिकल लोग हैं अपनी निधि के अनुसार वो लगवाते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो जल स्तर गिर रहा है उस पर भी एक ध्यान केंद्रित करना होगा। और जो हैंडपम्प की एक परंपरा थी वो लगभग विलुप्त हो गई है, अब समर की परंपरा स्टार्ट हो गई है। तो जल की जो स्थिति है, कारण ये भी मानते हैं कि लगातार निश्चित रूप से बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई ज़रूरतों, गाँव में जो पहले जोड़ियाँ हुआ करती थी, जो तालाब हुआ करते थे और जो कुएँ थे, वो लगभग वो समाप्त से हो गए हैं। और उसके समाप्त होने के साथ साथ ये देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक दबाव भी ज़्यादा होने की वजह से, कि जहाँ पहले सिर्फ हैंडपम्प लगा करते थे, हाथ से जितनी ज़रूरत हो उतना पानी खींच सके,
उसकी जगह पर जब समरसीबल लगाए जा रहे हैं या बड़ी मोटरें लगाई जा रही हैं और उससे पानी की वेस्टेज, और लगातार लगता है कि उस समरसीबल लोगों लगा करके छोड़ दिया जाता है और पानी लगातार बहता रहता है और उसकी वेस्टेज भी लगातार हो रही है। तो हमको जहाँ ज़रूरत है, पानी जल जीवन है, अगर पास में नहर या नदी से उपलब्धता नहीं है तो हमको, और कुआं या ड्योढ़ी नहीं है तो हैंडपम्प की भी हमारी आवश्यकता है। और हैंडपम्प आज से नहीं, हैंडपम्प हमारी परंपरा में है, सनातन परंपरा में है, लगते चले हैं। सनातन परंपरा में कुएं रहे हैं। तो उसका एक आसान तरीका, बजाय बाल्टी खींचनी ना पड़े उसके लिए हैंडपम्प लगाए गए। और हैंडपम्प को अगर हम उसके आगे समरसीबल तक बढ़ जाएंगे, बड़ी मोटरों तक बढ़ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये जीवन को प्रभावित करने वाली है। वही बड़ा कारण है जो प्रभावित कर रही है लगातार। बिल्कुल, हमें संसाधन तो मिले हैं लेकिन इसका जल का अतिदोहन नहीं होना चाहिए, ये खुद की जिम्मेदारियां होनी चाहिए। मैं सर आजकल समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काफ़ी बोलबाला है। हम देखते हैं सर, राजनीतिक चर्चाएं देखते हैं, न्यूज़ में डिबेट देखते हैं, राजनीतिक शोर शराबा काफ़ी होता है। लेकिन अगर बात की जाए जल स्तर पर, क्योंकि ये भी एक गंभीर विषय है, हम बहुत कम इस पर चर्चाएं देखते हैं, तो हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए मीडिया की, वो किस तरह की? ये बड़ी विडंबना है। हम उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन में उतना महत्व नहीं रखते। जो हमारा जीवन है, जो हमारी जीविका है, उनके ऊपर बहुत कम चर्चा होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर हम लोग चर्चा जब नहीं करते हैं, और बहुत बड़ा अंतर, परिवर्तन ये मीडिया ला सकता है। मीडिया लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ कहा जाता है और एक सामाजिक परिवर्तन का भी बहुत बड़ा साधन है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया भटका है। मीडिया को चाहिए कि वो इस तरह के मुद्दे, जल संरक्षण का मुद्दा हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, वृक्ष लगाने का मुद्दा हो, हमारे कोस्टल एरियाज़ का मुद्दा हो, या हमारे जो हिल्स एरिया हैं का मुद्दा हो, या माइनिंग का है, जो हमारे नेचुरल संसाधन है उनका मुद्दा है, उन विषयों पर, हेल्थ का मुद्दा है, स्वास्थ्य का, उस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। नैतिक जिम्मेदारी भी निभाने की ज़रूरत है। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि जल का अतिदोहन तो लगातार हम देखते हैं, तमाम जगह उदाहरण के रूप में दिखाई देती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ जहाँ एक बाल्टी की ज़रूरत होती है तो वहाँ 20 बाल्टी फैलाई जाती हैं। इस पर क्या कुछ इस तरह के कानून बनने चाहिए कि त्वरित कुछ कार्रवाई ऐसी हो कि उन लोगों को भय हो, इस चीज़ का डर हो, इस चीज़ का कि हमें एक बाल्टी की ज़रूरत है, हम 20 बाल्टी फैलाएं ना? वो तो देखिए, सिद्धांत है, भय बिन हो तो न प्रीत को पाला। बिना भय के हम नियमों के बंधन में आते नहीं। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति को स्वयं गंभीर होना है। इस देश में कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज डिफॉल्ट ऑफ करप्शन, और भ्रष्टाचार की भेंट इस तरह से चढ़ते हैं कि वो लागू हो पाने में बहुत सारी समय लगता है और उसकी दिक्कतें भी आती हैं। जो साधन संपन्न होते हैं वो कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर लेते हैं, जिनके पास संपन्नता नहीं होती उनको। दूसरी विषय भी है, राजनीतिक तौर पर गरीबों को जब संरक्षण की बात की जाती है, उनको जब जल की बात की जाती है तो वो भी उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, वो भी उसका बुरी तरह से दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार से अधिक हम लोगों को जागरूक होना है। लेकिन सरकार को एक प्रभावी सिस्टम भी बनाने हैं, क्योंकि सिस्टम ही सिविक सेंस सिखाता है। और सरकार का सिविल सर्विसेज का कार्य यही है कि हर आदमी को इस तरह के सिविक सेंस सिखाए कि वो सिविलाइज्ड हो जाए। कहीं ना कहीं हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो ICS के बाद में IAS हो गया, उन्होंने डंडा चलाना की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया कि बजाय सिविक सिस्टम बनाने की तरफ कम ध्यान दिया। बहुत ज़रूरी है कि हम
इस तरह की व्यवस्था करें कि व्यक्ति के पास दूसरा विकल्प हो ही ना। जब विकल्प अनेक विकल्प होते हैं तो कहीं ना कहीं वो विकल्प का प्रयोग करता है, उसको मिसयूज़ करता है और उसको एब्यूज़ करता है। तो हमको अपने व्यवस्था को इस तरह का बनाना है कि उसमें उसका दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत सीमित हों। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि भूमजल जो है उसका स्तर बढ़े, इसके साधन आपके नज़रिए से क्या, और एक वाटर हार्वेस्टिंग का आजकल क्योंकि वर्षा का पानी संरक्षित हो, तो कुछ जगह तो हम देखते हैं कि इस तरह का सिस्टम लगा हुआ है। वहाँ लोग जो समृद्धशाली हैं जो वो कहीं ना कहीं वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल को संरक्षण कर रहे हैं और बारिश का पानी एक बूंद तक वेस्ट नहीं होता है। तो कैसे देखिए, जल संरक्षण हमारे जीवन की आवश्यकता है, इसी पर हम बात कर रहे हैं कि सरकारें शायद देर से जागी। पहले नियम तो पहले भी थे कि हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग लगना चाहिए, लेकिन न उन नियमों पर कभी ध्यान दिया गया, न उन नियमों की उसकी कभी जांच की गई। अभी लगातार जो विकास प्राधिकरण है इस पर लगातार मुझे लगता है कि काफ़ी गंभीर हैं, ध्यान दे रहे हैं और जनता भी कहीं ना कहीं गंभीर हुई है। और जब तक बस हम लोगों के पास जिस तरह से मान लिया आप इस लॉन में बैठे हुए हैं, इसमें देखेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग का एक कॉर्नर में बड़ा वो लगा हुआ है और इसमें 19 जगह पर बोरिंग की हुई है ताकि पानी नीचे जा सके। और यहाँ पर इस कैंपस में बैठे इशू इंडस्ट्री है, जूता इंडस्ट्री है। हालांकि जूता इंडस्ट्री में हमारे किसी भी तरह के लिक्विड का जल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी जो वर्कफोर्स है उनकी वर्कफोर्स के लिए प्रॉपर STP लगाई गई है, नेचुरल प्रोसेस पर, प्राकृतिक प्रोसेस पर STP लगाई गई है और STP के पानी को साफ करके, और जितनी आप यहाँ ग्रीनरी चारों तरफ देख रहे हैं ये सारी उसी STP के पानी से है। और इवन जो हमारी जो वॉश बेसिन को छोड़ करके जितने भी हमारी WCs हैं वो हैं, उनमें इसके लिए पाइपलाइन अलग से डाली गई है ताकि इसकी पूरी व्यवस्था, पूरे एक एक बूंद के पानी को इसका प्रयोग किया जा सके। और फिर भी उसमें बच रहता है, जैसे आज की डेट में बरसात में पानी की ज़रूरत कम होती है इस ग्रीनरी के लिए, तो पीछे एक तालाब भी बनाया गया है कि उसमें एक्स्ट्रा वाटर को संरक्षण किया जा सके। ऐसे हर उद्योग में और जहाँ जहाँ ये संभव हो ये जल संचरण के संरक्षण के लिए प्रयास हमको करने ही होंगे। ऐसे संसाधन जुटाने की भी ज़रूरत है। अगला सवाल मेरा ये है कि सर कुएं उजड़ गए हैं, नदियाँ सीमित हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं जो ज़िम्मेदार हैं इसके लिए नदियाँ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही, जो तालाब हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो क्या कारण मानते हैं कि ये सिमट रही हैं लगातार? जैसे हमने कहा जी कि जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है कि हम लगातार कुएं या इस तरह की जो तालाब हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, और क्या कारण मानते हैं? देखिए, विकास के साथ साथ जहाँ तक कुओं का समाप्त होना, कुओं की जगह पर हैंडपम्प का बनना या समरसीबल का बनना हो, लगना हो, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो तालाब थे वो तालाब जितने थे उसके 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने हों, उसके बजाय वो समाप्त हो गए। उसमें पूरा कचरा भर दिया गया। कचरा होना ये चाहिए था, विकास के साथ साथ उनको सुंदर बनाया जाता, उनको ग्रिल लगा करके, बाड़ लगा करके उनमें बतखें छोड़ी जाती, मछलियाँ छोड़ी जाती, मछली पालन भी होता, पानी भी बढ़ता उसमें, उसके कई प्रयोग हो सकते थे। उनका प्रयोग ना करके हमने कचरा भर करके उनको बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सरकार फिर जागरूक हुई है और इस वर्ष बताया गया कि हर ज़िले में 75 तालाब खोदने की व्यवस्था सरकार कर रही है। 75 तालाब नए खोदे, लेकिन जितने तालाब पहले से थे उनमें से कचरा पहले निकाले। कचरा निकाल करके उनको चारों तरफ से बैरिकेडिंग, मास्किंग करके उसको सुसज्जित करें, उसके पानी को साफ करें, उसके पानी को साफ करके उसमें बतखें छोड़े, तो लोगों को एक पानी के प्रति प्रेम जाहिर हो। ये बड़ी विडंबना है। हम नदियों को पूजा की बात करते हैं, हम गंगा के पूजन की, गंगा को माँ कहा है।
हर नदी को हमने वहाँ का किया है। हमारी सनातन में सारी व्यवस्थाएं दी हैं, लेकिन हमने उसके सही प्रयोग को कभी नहीं बताया। जिस नदी के जल को हमने पीना है, जिस नदी के जल को में हमने नहाना है, अगर हम उसे खुद ही गंदा करेंगे, क्या बाल्टी नहाने से पहले क्या बाल्टी को गंदा करती है फिर उसे नहाते हैं? मतलब ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सोचना होगा। और जो हमारे धर्म गुरु हैं उनको बजाय पूजा के उनके सही अर्थों को बताना होगा, पूजा के सही अर्थ को बताना होगा। उसकी पूजा, गंगा की पूजा का अर्थ फूल चढ़ाना और आरती करना नहीं है। गंगा की पूजा का अर्थ है कि उसको स्वच्छ रखना, साफ रखना, उसका एक न्यायोचित प्रयोग करना, वही पूजा है। पूजा के एक हम अर्थ को कहीं ना कहीं हम उससे भटक गए। धूपबत्ती या फिर अगरबत्ती लगाना। नदियों की पूजा इसलिए की जाती है कि नदियाँ हमारा जीवन है, नदियाँ हमारे जल का साधन है, और इसलिए उसकी पूजा की जाती है। उसकी पूजा का अर्थ ये कभी नहीं होता कि उसमें धूप बत्ती जलानी है, उसमें उसको स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, उसका समुचित प्रयोग करना है। यही पूजा का सही मीनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक सवाल ये भी है कि हम को अगर सीखना हो तो हम पेड़ पौधों से सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर जितनी ज़रूरत है पेड़ पौधों को तो अपने छोड़ते नहीं है। संसाधन जो भी होते हैं उनके पानी एकत्रित करने के तो वो करते हैं, लेकिन कभी वेस्ट नहीं करते हैं। तो कैसे मानते हैं, कैसे सीखना चाहिए इनसे? देखिए, प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रकृति खुद अगर हम सही रूप से अध्ययन करें तो एक उससे स्मार्ट व्यवस्था कुछ हो नहीं सकती। आज हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपने आप में स्मार्ट है। ये पेड़ों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, पहाड़ों से देखने की ज़रूरत है। सभी से अगर हम लोग उनका गहन अध्ययन करें तो सारे के सारे सॉल्यूशंस हमको उसी में मिल जाएंगे। पूरे सॉल्यूशंस हमारे पास इसी में, प्रकृति में निहित हैं। और साइंस और विज्ञान जो है उनकी सिर्फ खोज करता है, जो प्रकृति में पहले से ही है। तभी ये कहा गया कि साइंस खोज करता है, साइंस कोई चीज़ बनाता नहीं। उस लगातार खोज चल भी रही है। हो सकता है कि आज पानी पानी पर हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन जीवन का जो प्राकृतिक साधन है वो तो रहेगा ही रहेगा। इस पर चिंता हमको करनी ही होगी, क्योंकि इसके ऊपर नई रिसर्च नहीं आ सकती कि हम पानी के अलावा किसी और चीज़ पर जीवित रह सकते हो। पानी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, ये जीवन के जो अंग हैं, इसमें कोई नई खोज करके हम कोई नई व्यवस्था नहीं ला सकते कि इनको छोड़ करके शायद नई रिसर्च होगी तो हमारे पास नई व्यवस्था आ जाएगी। ये जीवन के अंगों को बदला नहीं जा सकता। इसलिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनको संरक्षित करना। बाकी नई खोज आएंगी, पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन आएगी, पर्यावरण के बचाने के नए नए साधन आते रहेंगे, हमको तरीके मिलते रहेंगे, लेकिन संरक्षण उनका बहुत आवश्यक है। अगला सवाल सर ये है कि एक 2 दशक से लगभग हम ये देख रहे हैं कि जल स्तर तो गिर ही रहा है, लेकिन वर्षा भी लगातार कम हो रही है, और कई जगह ऐसे है कि बाढ़ तक आ रही है। तो इसका क्या अपने दिमाग में क्या ऐसा विषय चलता है कि ये ऐसा क्यों? देखिए, क्लाइमेटिक इम्बैलेंस की बात लगातार हो रही है, तो ये क्लाइमेटिक इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन बाढ़ पूर्वोत्तर में हो। पूर्वोत्तर में मुझे देखा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं पर्यावरण की दृष्टि से। बाकी उसको देखा जाए, उसके बावजूद भी लगातार बाढ़ आती है। तो कई उसके एरियाज़ हैं जहाँ वर्षा के प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पर वर्षा बहुतायत में होती है। कुछ एरियाज़ में वर्षा कम होती है। ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, ये चलती रहेंगी। हम क्या कर सकते हैं, ये हमको देखना है, और इन्हीं सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। कहीं ना कहीं हमको सबको जागरूक करना है। अगला सवाल मेरा ये है सर आपसे कि हमारे बाबा परबाबा ये कहते थे कि एक कहावत थी कि हम 2 युद्धों का सामना कर चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पानी के लिए होगा। क्या ऐसी स्थितियाँ पनप सकती हैं?
इसमें मुझे लगता है कि संदेह नहीं करना चाहिए कि अगली वॉर एटम बम की नहीं होने वाली। अभी हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल वेपन्स की वॉर ये शुरू हुई है। ये जो चाइना की तरफ से कहें या इसमें कुछ और कारण हो, ये जो कोविड वायरस आए और लगातार नए वायरस मंकी पॉक्स और इनकी बात की जा रही है, और आगे जल भी एक बड़ा कारण हो सकता है, एक वायु को प्रभावित करने का भी बड़ा कारण हो सकता है। जंगलों में आग जिस तरह से लगातार लग रही हैं उनसे भी प्रभावित किया जा सकता है। युद्ध सिर्फ आगे आने वाले समय में आमने सामने की वॉर से नहीं, ये प्रॉक्सी वॉर जिसमें जीवन के संसाधनों को कहीं ना कहीं आपसे जीवन जीने की उसको खींच लेना है, ऐसी इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अगला सवाल सर है कि हम देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रियां कहीं ना कहीं जो है जल की कमी के कारण ज़्यादा संघर्ष करती हैं, तो आगे की स्थितियां क्या देख रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर अगर कतर की, ईरान की, इराक की बात करें, अरब की बात करें, तो यहाँ बहुत जल की कमी पाई जाती है। ये जो गल्फ़ के एरियाज़ हैं, ये डेजर्ट्स हैं, इनमें पानी भूजल नहीं है, ना के बराबर है, और इसमें तेल अंदर, उसमें तेल के कुएं हैं नीचे, तो कहीं ना कहीं उस एरिया में जल की कमी है। फिर भी वहाँ प्रयास किए गए कि समुद्र के जल का शोधन करके उनको मीठा किया जाए, ऐसे प्रयास वहाँ चल रहे हैं। तो हमारी सबकी मिलकर के व्यवस्था है कि मैंने कहा कि 130 करोड़ भारत तक सीमित, हमको सोचने तक सीमित नहीं रहना है। वैसे भी हमारी जो सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व की कामना की बात करता है। तो अगर किस देशों में जल की कमी है, उसकी प्राकृतिक व्यवस्था के कारण उसमें जल की कमी है, लेकिन कुछ ना कुछ और अधिक है, उनमें तेल है, संसाधन है हमारे व्हीकल्स का, तो वहाँ अगर जल की कमी है तो हमने उनके लिए भी जल की व्यवस्था करनी है। ये हमें सबको मिलकर के देखना होगा। अपनी सनातन परंपरा भी यही है कि जो जीवन के जो हमारे पंच तत्व हैं, उन पर सबका, पूरे विश्व के हर व्यक्ति का एक समान अधिकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जल संरक्षण पर चर्चा करने के लिए, और भविष्य के लिए लोगों को इससे कितनी सीख मिलेगी, अगर थोड़ी सी भी अगर सीख मिलती है तो हमारा कार्यक्रम साक्षात्कार और संस्कृति टीवी का जो एक एम है वो सफल होगा। धन्यवाद गरदार जी, आप लगातार ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहें, लोगों से मिलते रहें, हम सब मिलकर के ये हल निकालेंगे, और यही एक माध्यम है कि लोगों को जागरूक किया जाए। और इन चैनल्स के माध्यम से, ख़ास तौर से जो संस्कृति और संस्कार से जुड़े चैनल्स हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये जो इस तरह के प्रयास आपने शुरू किए हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, और ऐसे प्रयास लगातार आप करते रहें, और हम निश्चित रूप से इनसे बाहर निकलेंगे। क्योंकि पृथ्वी पर जल आवश्यक संसाधन है और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं है। पूरन डावर साहब हमारे साथ थे, और जल संरक्षण कैसे हो, भूमिगत जल का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, तमाम सारे विषय पर आपने अपनी राय जो है जल को लेकर प्रस्तुत की है। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय सिया राम।